हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद कुमार जैन। टारगेट फॉर आईक्यू में आप सबका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से है और आज हम टॉपिक लेके आ रहे हैं व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कौन से करार संविदा हैं। लेकिन इसे समझने के लिए आज यानी कि हम इसमें दो बातें समझेंगे कि कौन से करार संविदा हैं और व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा का क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है। तो ये सारी बात हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि संविदा की। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा क्या है। इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2H में, और इसकी डेफिनेशन ये कहता है एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। An agreement which is enforceable by law is a contract। यानी कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। लेकिन जरा हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, या एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, तो इसी बात को हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, 2H में दी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट की ये डेफिनेशन कहता क्या है, एन एग्रीमेंट, यानी कि हमें इसमें दो चीज़ पे फोकस करना है। एक एग्रीमेंट जिसे हम बोलते हैं करार, और एक हमें फोकस करना है एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय। और इस बात को देखिए, चूंकि आप देखिए यदि हम इस दोनों बातों को आपस में मिला दें, यानी कि एग्रीमेंट यानी करार को और एनफोर्सेबल बाय लॉ यानी विधि द्वारा प्रवर्तनीय को मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। और आज हम यही जानेंगे कि कौन से करार संविदा हैं, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो ज़रा चलते हैं, शुरू करेंगे सबसे पहले, और मैं इन्हीं दोनों बातों को पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि हम समझ जाएं कि कौन से करार संविदा होने वाले हैं। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले बात आ रही है एग्रीमेंट की, यानी कि करार की। और एग्रीमेंट को जो डिफाइन किया हुआ है वो क्या हुआ है 2E में। कहाँ किया हुआ है, 2E में डिफाइन किया हुआ है। और वी नीड 4 स्टेप्स टू मेक एन एग्रीमेंट, यानी कि एक करार बनाने के लिए हमें 4 बातों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी बातें जरूरत पड़ेंगी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक ऑफर, जिसे हम बोलते हैं प्रस्तावना, और इसको डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2A में। तो यानी कि ऑफर किसी भी तरीके का हो सकता है। सपोज एक नॉर्मल ऑफर भी किया जा सकता है कि सपोज मैं आपसे ये ऑफर कर रहा हूँ कि मैं आपका एक पेन 10 रुपये में खरीदना चाहता हूँ, तो ये ऑफर है। ऑफर कैसा भी हो सकता है। इसके बाद ये ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, यानी जो दूसरा स्टेप है एक एग्रीमेंट बनने के लिए, वो कौन सा है, वो है एक्सेप्टेंस। कौन सा है, एक्सेप्टेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रतिग्रहण। और प्रतिग्रहण को जो डिफाइन किया हुआ है वो क्या हुआ है सेक्शन 2B में। यानी कि जो ऑफर मैंने आपसे किया था पेन को खरीदने का, वो आपकी साइड से वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है, यानी कि एन एक्सेप्टेड ऑफर इज अ प्रॉमिस, यानी कि तीसरा जो एसेंशियल एलिमेंट हमारा होगा वो है प्रॉमिस। इसे हम बोलते हैं प्रतिज्ञा या वचन। और ये अब बात आपको बड़ी ध्यान रखनी होगी कि जो प्रॉमिस है उसको भी सेक्शन 2B ICA में ही डिफाइन किया हुआ है, यानी कि एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस दोनों को ही सेक्शन 2B में डिफाइन किया हुआ है। यानी कि सबसे पहले एक ऑफर, फिर ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, यानी कि ऑफर के बाद चलेंगे हम प्रतिग्रहण यानी कि एक्सेप्टेंस में। और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है इट बिकम्स प्रॉमिस, यानी कि एन एक्सेप्टेड ऑफर इज अ प्रॉमिस। तो और उसके बाद हम चौथा और लास्ट पॉइंट देखेंगे एक एग्रीमेंट बनने के लिए, वो है कंसीडरेशन यानी कि प्रतिफल। कंसीडरेशन यानी कि प्रतिफल की हम बात करेंगे यहां पर, और इसे डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2D में।
देखिए पहले इस बात को समझ लीजिएगा, मोटे तौर पे समझिएगा कि जो कंसिडरेशन या प्रतिफल होता है बेसिकली होता क्या है। देखिए जब हम एक पार्टी ऑफर कर रही है और दूसरा पार्टी उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस ऑफर और एक्सेप्टेंस में दोनों पार्टीज को कोई ना कोई बेनिफिट तो होना चाहिए। जो भी बेनिफिट होगा वही बेनिफिट कहलाता है हमारा कंसिडरेशन। और ये कंसिडरेशन 3 फॉर्म में आप कर सकते हैं, यानी कि ये मनी के रूप में बेनिफिट हो सकता है, ये गुड्स या वस्तु के रूप में हो सकता है, या सर्विस के रूप में भी हो सकता है। यानी जैसे मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपका पेन 5 रुपये में परचेस करना चाहता हूं, तो मुझे पेन मिलेगा गुड्स के रूप में, ये मेरे लिए कंसिडरेशन है, और आपको 10 रुपये मिलेंगे तो ये मनी के रूप में आपके लिए कंसिडरेशन हो सकता है। और ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि कंसिडरेशन दोनों को ही मिलना चाहिए, तभी ये बनेगा एग्रीमेंट। यानी ये 4 चीज़ें यदि आपने पूरी कर ली हैं तो यही बनेगा आपका एग्रीमेंट। इसके बाद हमने एक बात तो पूरी की है एग्रीमेंट या करार की, लेकिन यदि इसमें एनफोर्सेबल बाय लॉ यानी कि सेक्शन 10 को जोड़ दिया जाए तो हमारा ये एग्रीमेंट ही बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन से करार संविदा है, तो जैसे ही हम सेक्शन 10 में ये बात पूरी करेंगे तो हमारा वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो उसी बात को लेके चलते हैं हम एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन अब जरा ध्यान देंगे, एनफोर्सेबल बाय लॉ या इसे बोलते हैं विधि द्वारा प्रवर्तनीय, और इसी को आप कह सकते हैं व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑल, देखिए इसमें हम 5 बातें पूरी करने वाले हैं, और यदि हमने 5 बातें पूरी करने के बाद जो सेक्शन 10 में दी हुई हैं हम इसे एग्रीमेंट के साथ मिला देते हैं, तो यही हमारी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी और यही हमारा बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 हमें क्या कहता है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से करार संविदा हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। यानी हम 5 बातें आप अच्छे से समझने वाले हैं। वे सभी करार संविदा हैं जो संविदा करने में सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से, विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और विधिपूर्ण उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, और एतद द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। और इसी बात को मैं 5 बातों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा इन शॉर्ट। तो समझते हैं। पहली बात, सेक्शन 10 में हमें क्या चाहिए, देयर मस्ट बी कॉम्पिटेंट पार्टीज, यानी कि एग्रीमेंट तो कोई भी बना सकता है, लेकिन एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हमें कौन सी बात चाहिए, एक कॉम्पिटेंट पार्टी चाहिए। तो देयर मस्ट बी कॉम्पिटेंट पार्टीज। और जो कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं, यानी कि एक ऑफर जिसने किया होगा, यानी कि प्रॉमिजर और प्रॉमिजी, इन दोनों का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। जिसने ऑफर किया उसका भी, और जिसको ऑफर किया जा रहा है यानी कि जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है उसका भी कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। और ये बात, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए यदि सक्षम पक्षकार नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनेगा। और कॉम्पिटेंट पार्टीज होते कौन हैं, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये बात हमें 11 और 12 में देखने को मिलती है। और जब हम सेक्शन 11 देखते हैं तो सेक्शन 11 ये कहता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी एंड इज ऑफ साउंड माइंड। यानी जो व्यस्तता की आयु प्राप्त कर चुका है और जो स्वस्थ चित्त का है, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड by any law from making any contract। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और कॉम्पिटेंट कौन होता है ये बात 11 और 12 बता रहा है कि आपको मेजर होना चाहिए, आप साउंड माइंड होने चाहिए, और आपको किसी लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई ना किया हो, जैसे कि एनिमी एलियन यानी कि विदेशी शत्रु हमारे यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसा सेक्शन 10 कहता है 5 बातों में से दूसरी बात क्या कहता है, फ्री कंसेंट मस्ट बी देयर, यानी कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। तो यहां पर हम बात करेंगे फ्री कंसेंट की। और
कंसेंट को डिफाइन किया हुआ है 13 में और फ्री कंसेंट को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 14 में, लेकिन ये पूरा टॉपिक हमारा चलेगा सेक्शन 13 से लेके 22 तक। और सेक्शन 14 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री if it is not caused by a consent is said to be free if it is not caused by, यानी कि कोई सहमति स्वतंत्र कही जाती है यदि वह ना ली गई हो। किससे? यहां पर मैं 5 पॉइंट यहां पर देने वाला हूं। कॉर्जन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15, undue influence as defined in section 16, fraud as defined in section 17, फिर हम बात करेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन की। ये बात हमें देखने को मिलती है सेक्शन 18 में। एंड मिस्टेक अंडर सेक्शन 20 to 22, यानी कि यहां पर हम दूसरी बात करेंगे फ्री कंसेंट मस्ट बी देयर। अब फ्री कंसेंट होता क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion as defined in section 15, undue influence as defined in section 16, fraud as defined in section 17, misrepresentation as defined in section 18 and mistake under section 20, 21, 22। यानी कि उत्पीड़न, असमय कसर, कपट, मिथ्या उपदेशन और भूल से वो सहमति यदि आपने नहीं ली है तो वो सहमति स्वतंत्र मानी जाएगी। ठीक है, अब हम तीसरी बात लेके चलेंगे इसके बाद। तीसरी बात हम यहाँ पर लेके चलेंगे, तीसरी और चौथी बात जो सेक्शन 10 कहता है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड फॉर विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। यानी अब हम दो बातें और लेके चलेंगे। यहाँ पर बात कर रहा है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, और ये बात कर रहा है, इसमें दो सेक्शन हमें देखने पड़ेंगे, सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24। तो जरा समझेंगे इस बात को। देखिए, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। सपोज यदि मैं ये बात कहूँ, मैं आपको एक ऑफर करता हूँ और ऑफर में मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ए का मर्डर कर दीजिए। हमारा कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पस क्या है? ए का मर्डर। यानी मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप ए का मर्डर करेंगे तो मैं आपको ये कंसिडरेशन दूंगा, और आप भले ही मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर भी लें, लेकिन ये इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ये एग्रीमेंट तो बन जाए, लेकिन ये इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो लॉफुल नहीं है, लॉ से परमिट नहीं करेगा इसलिए। और दूसरी बात, जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट करने से हमें जो बेनिफिट होने वाला है वो बेनिफिट भी लॉफुल होना चाहिए, यानी कि लॉ उस कंसिडरेशन की परमिशन देता हो। तो यदि दोनों मामलों में, सपोज मैंने आपसे कहा कि हम आपस में मिलकर बैंक रॉबरी करेंगे और बैंक रॉबरी में जो बेनिफिट होगा वो हम आपस में बांट लेंगे, तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो क्या है? वो जो बैंक से लूटा हुआ माल है वो है ना, तो यहाँ पर ये लॉफुल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि कौन सा उद्देश्य, कौन सा प्रतिफल विधिपूर्ण माना जाए और कौन सा विधिपूर्ण ना माना जाए। तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 ये कहता है कि द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल, यानी किसी करार का प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है अनलेस
जनरली हम ये मानते हैं कि कोई भी करार है उसका उद्देश्य या प्रतिफल विधिपूर्ण होगा ही, लेकिन यदि हम इन 5 कंडीशन में आ रहे हैं तो हमारा प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं होगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, पहला पॉइंट, इट इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ, यदि वह किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, यानी ऐसा उद्देश्य और प्रतिफल किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। दूसरी बात, इज ऑफ सच अ नेचर, इफ परमिटेड it would defeat the provision of any law। यानी कि वो करार इस प्रकृति का है कि यदि उसे हम संविदा के रूप में अनुज्ञात करना चाहते हैं तो विधि के किसी उपबंध को विफल कर देगा या फिर इज फ्रॉडुलेंट, यानी कि वो कपटपूर्ण हो, ऐसा करार कपटपूर्ण हो, या इट इम्प्लाइज इंजरी ऑफ बॉडी और प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी कि उस करार में किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की क्षति अंतर्वलित हो। या लास्ट में बात यहां पर लेके चलूंगा, और कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। यानी कि यदि न्यायालय ऐसे करार को अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध मानता है तो, यानी कि हम यदि 5 बातों में से किसी बात के में आते हैं तो ये माना जाएगा कि हमारा जो कंसिडरेशन है उस एग्रीमेंट का या ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है। और यदि लॉफुल नहीं है तो हम सेक्शन 10 की पूरी बात नहीं कर पाएंगे, पूरी बात कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ये एग्रीमेंट तो रहेगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 5 बातें चाहिए। कौन सी बातें? पहली बात, कॉम्पिटेंट पार्टी, फ्री कंसेंट भी चाहिए, और ये दोनों बातें चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन भी और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी। लेकिन कोई भी एग्रीमेंट उसका कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट तब लॉफुल होगा जब हम इस 5 बातों में से नहीं आ रहे हैं। और मैं एक लास्ट पॉइंट आप लेके चलूंगा यहाँ पर, और हम यहाँ पर समझ जाएंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और एक 5वीं बात, सेक्शन 10 की एक 5वीं बात, फिर चलते हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है कि कौन से करार संविदा हैं? वे सभी करार संविदा हैं जो संविदा करने में सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और विधिपूर्ण उद्देश्य के साथ किए जाते हैं। ये 4 बात मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन लास्ट पॉइंट क्या है कि एतद द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नॉट एक्सप्रेसली hereby declared to be void। और ये बात हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही सेक्शन 25 से लेके 30 के बीच। यानी कि ये कह रहा है कि आपने ऑफर किया, एक्सेप्टेंस किया, वो प्रॉमिस भी है, कंसिडरेशन भी, यानी कि आपने एग्रीमेंट भी बनाया, कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं, फ्री कंसेंट है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बाद भी यदि किसी भी लॉ ने एक्सप्रेसली ये बात कह दी है कि ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। और इसके एग्जाम्पल खुद हमें सेक्शन 25 से 30 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही देखने को मिलते हैं। और इसमें मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 कहता है एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन
void। यानी सीधे सीधे सेक्शन 25 में बात लिख दी गई है कि प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है, प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है। ये बात सेक्शन 25 में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यानी ये बात तो वैसे भी लॉजिकल है कि यदि कंसिडरेशन ही नहीं है तो वो एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता है। और तो एक्सप्रेसली बात लिख दी गई है लॉ में, किसी लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिख दी गई है कि यदि भाई कंसिडरेशन या प्रतिफल नहीं है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। इसके बाद सेक्शन 26 ये कहता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड। यानी कि सेक्शन 26 कहता है कि विवाह के अवरोधक करार शून्य है, यानी विवाह को रोकने के लिए किया गया कोई भी करार ये कभी भी संविदा नहीं बनेगा। सेक्शन 27 कहता है, वो बात अलग है, सेक्शन 26 का एक एक्सेप्शन है कि यदि माइनर की मैरिज को रोकने के लिए आपने कोई एग्रीमेंट किया वो वैलिड होगा, अदरवाइज विवाह को रोकने के लिए कोई भी एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसके बाद हम सेक्शन 27 की बात करेंगे, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड। ये सेक्शन 27 कहता है कि व्यापार को रोकने के लिए किया गया करार शून्य है। इसके बाद हम बात करेंगे 28 की, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड। सेक्शन 28 कहता है कि विधिक कार्रवाइयों को रोकने के लिए किया गया करार शून्य है। यानी ये भी क्योंकि एक्सप्रेसली ये बात लिख दी गई है कि आप विधिक कार्रवाई को रोकने के लिए कोई भी करार करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसके साथ 29 की बात करेंगे, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स वॉइड। सेक्शन 29 कहता है कि अनिश्चित करार शून्य है, यानी जहां पर निश्चितता नहीं है करार में, अनसर्टेनिटी है, तो वो भी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सपोज मेरे पास एक पेन है और ये पेन मैं आपको 5 या 10 रुपये में बेचने का एक ऑफर करता हूँ, आप मेरा ऑफर भले एक्सेप्ट कर लें, लेकिन यहाँ पर प्राइस को लेके सर्टेनिटी नहीं है कि 5 रुपये में बेचा जाएगा या 10 रुपये में, तो ऐसे एग्रीमेंट अनसर्टेन होते हैं और ये सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग वॉइड माने जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और लास्ट बात मैं लेके चलूंगा, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजरिंग वॉइड। ये बात सेक्शन 30 कहता है कि पदम के तौर के करार, जिसे बाजी करार भी कहते हैं, पदम के तौर के करार शून्य होते हैं। यानी जनरली हम बैट लगा लेते हैं, ऐसा हो कि वेजिंग एग्रीमेंट क्या होता है कि मान लीजिए इंडिया और इंग्लैंड का कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और अभी रिजल्ट नहीं आया है या मैच स्टार्ट होने वाला है, और अभी आप और हम ये एग्रीमेंट करना चाहें, बैट लगाना चाहें, यदि मैंने कहा कि इंडिया जीतेगी, आप कहते हैं इंग्लैंड जीतेगी, तो ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये डिसाइड नहीं है, ये एक तरह से हम गैम्बलिंग कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और उस जीतने हारने पे हम दोनों में से जो हारेगा वो जीतने वाले को कुछ ना कुछ पैसा या कोई कंसिडरेशन देगा। तो ये कहलाते हैं वेजिंग एग्रीमेंट और ये वॉइड होते हैं, इन्हें आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते क्योंकि एक्सप्रेसली ये बात सेक्शन 30 में लिख दी गई है। तो फाइनली ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट है, यानी कि हमें ये जानना था कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से करार संविदा हैं। पहले आपने एग्रीमेंट बनाया और उस एग्रीमेंट में यदि आप सेक्शन 10 की 5 बातें जोड़ देते हो, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो यही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो आज के लिए जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था, और
देखिए हमारे वैसे भी टारगेट फॉर IQ की तरफ से कुछ बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं जुडिशरी की तैयारी के साथ। तो जो भी हमारे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है, आप उनसे भी कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।